तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आज आपका पेपर हुआ है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, इसके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। उससे पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी करवाएं। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है पॉलिटेक्निक जिंदगी के नाम से। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारा हैंडल है पॉलिटेक्निक जिंदगी के नाम से। तो आपका पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एक और बात, जो इस साल का पेपर आया है फंडामेंटल का, आपका पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड पूछा गया है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, पर पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा जो आपकी 4th, 5th, 6th यूनिट है उससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन या ज़्यादा ही पूछा गया है और उससे थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। तो अब आपका डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव डिवाइस इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो देखो एक्टिव डिवाइस कौन सा होते हैं या एक्टिव डिवाइस किनको कहते हैं, जिनके पास जो है इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी हो या जो आपका इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक एनर्जी डिलीवर कर सके। तो ऐसा इन तीनों में से कौन सा एग्जाम्पल आएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, विच इज SCR। ट्रांसफार्मर होगा नहीं, पैसिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रिकल हीटर भी नहीं होगा और ना ही लाउड स्पीकर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। Two wires A and B of the same material with length L and 2L, radius R and 2R। तो रेशियो पूछा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? आपका रेजिस्टिविटी को कहते हैं, ठीक है। तो देखो R होता है रो L बाई ए। तो रो को क्या लिख सकते हैं आपका? RA बाई L। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि रो जो रेजिस्टिविटी है इज प्रोपोर्शनल टू A बाई L। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी एरिया से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ से, ठीक है। अब एरिया को आप कैसे लिख सकते हो? पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो आपका कांस्टेंट है, आर स्क्वायर बाई एल। अब आप ही देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो हमको जो रिलेशन से काम है वो इससे काम है। तो अब इसको हम लिख लेते हैं ये, तो कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है वो प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। अब देखो पहले केस में कितनी आएगी? अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कोई कांस्टेंट टर्म हम लगा दें तो k इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल रो टू इक्वल्स टू k इंटू 2r स्क्वायर विच इज 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l, ठीक है। क्योंकि जो वायर A है इसको A वायर का मान लो और इसको B वायर का मान लो, ठीक है। तो A वायर का k इंटू आर स्क्वायर बाई एल और सेकेंड वायर का k इंटू आर की जगह 2r स्क्वायर बाई 2l। तो अगर आप सॉल्व करो इसको तो k इंटू 2r स्क्वायर बाई एल, ठीक है। अब देखो रो ए अपॉन रो बी क्या हो जाएगा? दोनों को डिवाइड कर दो आप। तो देखो इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा अपना 1/2, ठीक। इसको डिवाइड करो आप करोगे तो k से k कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो 1/2। तो 1:2 आएगा आपका। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो दे आर नो होल्स इन द मटेरियल, गलत बात है। द नंबर ऑफ होल्स इज टू स्मॉल इन द मटेरियल, ये भी गलत है। मतलब नंबर ऑफ होल्स कम होते हैं, बात ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बराबर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल आर न्यूट्रलाइज्ड बाय होल्स। कहने का मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे। तो करेक्ट आंसर हमको लगता है ऑप्शन सी होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल, ये भी गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 4, द इमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज जनरली डोप्ड द हेवीएस्ट बिकॉज। देखो इमीटर जो होता है ट्रांजिस्टर का, इसको हैवी डोप किया जाता है। क्यों? क्योंकि इमीटर ही आपका चार्ज कैरियर को सप्लाई करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो जो आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइडियल करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो आइडियल ओपैम्प क्या होता है, तो आइडियल ओपैम्प होता है आपका वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो 6 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, ओपैम्प्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज, देखो ओपैम्प्स वेरी पॉपुलर होते हैं क्यों, क्योंकि वो आपका मतलब जो इसकी करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इनकी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अल्टर कर सकते हैं टू सूट एनी एप्लीकेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज हाई इफ, तो एंड गेट का आउटपुट कब हाई होगा, जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे, क्योंकि ए 1 होगा बी 1 होगा तभी आपका आउटपुट 1 हो सकता है। तो बोथ इनपुट आर हाई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द बुलियन एल्जेब्रा रूल्स इज करेक्ट, ए इंटू ए बार इक्वल्स टू 1 गलत है, ए इंटू ए बार 0 होगा, ए प्लस ए बी ए प्लस बी नहीं होगा क्योंकि ए कॉमन लोगे 1 प्लस बी और 1 के साथ किसी को भी ऐड करोगे तो ए ही आएगा, तो ये भी गलत है। देखो ए प्लस ए बार बी, मान लो चलो इसको नहीं सॉल्व करते हैं, चौथे को सॉल्व करके देखते हैं, ए इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए प्लस ए इंटू बी, ठीक है, तो ए कॉमन 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू ए। आंसर क्या दे रखा है यहाँ बी, तो ये भी गलत है। तो वैसे भी सी आपका करेक्ट ही होगा, बट मैं सी को भी चेक करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। देखो ए प्लस ए बार बी को कैसे ओपन करते हैं हम, ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस ए बार क्या हो गया 1 इंटू ए प्लस बी, तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए प्लस बी होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Two capacitor each of having capacitance C and breakdown voltage V are joined in series. The capacitance and breakdown voltage of the combination will be, देखो सीरीज में है तो जब दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो कैपेसिटेंस आधा हो जाता है C/2, और क्योंकि वोल्टेज आपका ज्वाइंट किया गया है सीरीज तो वोल्टेज V और V कितना हो जाएगा 2V। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, according to Faraday's law of electromagnetic induction, an EMF is induced in a conductor whenever it is cuts the magnetic field. Correct answer option number C. ट्वेल्व का, if a copper conductor is moved across a magnetic field, तो करेक्ट आंसर होगा B, a voltage will be induced in the wire. क्वेश्चन नंबर 13, the area of hysteresis loop is a measure of energy loss per cycle. Correct answer is option number D. Question number 14, the RMS value of a sine wave 100, peak value पूछ रहा है। देखो RMS वैल्यू दे रखा है आपका 100, पीक वैल्यू RMS वैल्यू का फॉर्मूला होता है Vm/√2 इक्वल्स टू 100। सॉल्व करोगे तो Vm क्या होगा 100 इंटू √2, √2 1.414 होता है तो 141.2 एम्पियर आएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका 15, पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी 0। तो देखो पावर फैक्टर मतलब आपका cos फाई, तो cos फाई 0 कब होता है जब एंगल 90 डिग्री होता है। अब रेजिस्टिव के केस में तो एंगल होगा 0 डिग्री, तो वो तो हो नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 16, द करंट थ्रू ए सीरीज RLC सर्किट अंडर रेजोनेंस कंडीशन विल बी। तो देखो जब सीरीज RLC हो रहा है और रेजोनेंस की कंडीशन हो रही है तो जो नेट रेजिस्टेंस आता है ना, जो नेट आपका आता है इम्पीडेंस, वो रेजिस्टिव ही आता है, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन कब होती है जब XL XC के बराबर होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस के,
ठीक है, तो Z क्या होगा R के बराबर, तो I क्या हो जाएगा आपका, करंट पूछा है V/R के बराबर, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रेजोनेंस कंडीशन में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू इक्वल हो जाता है, तो जो नेट इम्पीडेंस है वो रेजिस्टिव होता है, तो करंट क्या आएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, the primary and secondary winding of a power transformer always have a, correct answer is option A, common magnetic circuit. If rated DC voltage is applied instead of AC to the primary of a transformer, तो 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि अगर रेटेड वोल्टेज हम अप्लाई कर देते हैं इंस्टीड ऑफ AC टू द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, तो प्राइमरी ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, an auto transformer is preferred over an ordinary two winding transformer due to, correct answer is option number C, considerably saving in copper when transformation ratio is near unity, तो C करेक्ट आंसर होगा। और 20 होगा कि 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को कोई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, और आप देख भी सकते हो कि मेंबरशिप में हमको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्ट एट ए कॉस्ट ऑफ 119 पर मंथ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।